नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यश तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 130 को लेकर। दी एस्ट्रोलॉजी शो में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब देता हूँ। वो प्रश्न ज्योतिष से संबंधित हो सकते हैं, आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन से संबंधित हो सकते हैं, किसी भी तरह का ज्योतिषीय उपाय या कोई भी प्रश्न जो कि आपके मन में हमारी ज्योतिष की फील्ड से संबंधित, ऑकल्ट साइंस की फील्ड से संबंधित, या कोई भी प्रश्न आपको आपकी जन्म कुंडली से संबंधित या ज्योतिषीय उपाय से संबंधित आपके मन में उत्पन्न होता है, तो उन प्रश्नों के जवाब आप मुझसे इस कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। क्या करना होगा आपको अपने प्रश्नों को पूछने के लिए? इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के आप अपने नाम के साथ में अपने एक स्पेसिफिक प्रश्न को दे दीजिए। फिर जैसे ही दी एस्ट्रोलॉजी शो के अन्य एपिसोड्स आते हैं, उन एपिसोड्स में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब को लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है, आपके ज्ञान में वृद्धि होती है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका वार्षिक राशिफल कैसा है, अगस्त का मंथ आपके लिए क्या फल को लेकर के आ रहा है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको शुरुआत में ही 2 प्लेलिस्ट का लिंक देखने में मिलेगा। उन दोनों ही प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करते ही आप अपने लग्न एवं अपने राशि के अनुसार अपने पूरे वर्ष का और अपने पूरे मंथ का हाल जान सकते हैं। साथ ही साथ क्या उपाय आपको करना चाहिए, जिन उपायों को करके आप अपने इस जीवन को और फेवरेबल बना सकें, इस विषय में भी चर्चा उन वीडियोस के अंत में किया जा चुका है। तो अवश्य ही इस कार्यक्रम को देखने के बाद में उन प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज के इस कार्यक्रम का जो पहला प्रश्न है यह लीगल लेंस नाम से आईडी है। अगर 5th लॉर्ड वीनस 8th में हो और वो भी केतु के साथ एंड 7th लॉर्ड मून 2nd हाउस में हो और वो भी राहु के साथ, तो लव मैरिज पॉसिबल है। परिणीति चोपड़ा एक्ट्रेस हैज दिस कॉम्बिनेशन, बट फिर भी उनकी लव मैरिज कैसे हो गई? जनरली तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। पंचम भाव को देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये कह देता हूँ, यदि आप सेलिब्रिटीज की जन्म कुंडली देख रहे हो तो आप इतने तो वो है नहीं कि उनसे आपने डिटेल्स ली होंगी, है ना, क्योंकि अगर उनसे आपने डिटेल्स ली होती तो ये प्रश्न आप मुझसे नहीं करते यहाँ पे। तो ये आपको जो डिटेल्स हैं इंटरनेट पर ही मिली है, और यदि इंटरनेट पर उनकी बर्थ डिटेल्स मिल रही हैं आपको, तो कहीं ना कहीं उसके सही होने की पॉसिबिलिटी मात्र 10% होती है। इंटरनेट पर जो कुंडलियां होती हैं नॉर्मली गलत होती हैं, लोग डाल देते हैं, ठीक है। अगर परिणीति चोपड़ा सही यदि आपको मिली होती तो बात ही अलग थी ना फिर। अब चलो प्रश्न आपका देख लेते हैं। 5th लॉर्ड वीनस 8th में बैठे हैं जाकर के, केतु के साथ है, ठीक है। शुक्र केतु की युति अष्टम में है जो कि पंचमेश है, ठीक। और 7th लॉर्ड मून 2nd हाउस में, वो भी राहु के साथ है, मतलब मकर लग्न की चर्चा कर रहे हो आपकी। 5th हाउस में वृषभ है, यहाँ पर चंद्रमा की राशि आ गई कर्क, ठीक है। राहु के साथ हो तो लव मैरिज कैसे पॉसिबल है? क्यों नहीं पॉसिबल है? पंचमेश और सप्तमेश आमने सामने तो बैठे हैं, तो हो तो क्या प्रेम विवाह का योग। शुक्र चंद्रमा का आमने सामने होना भी प्रेम विवाह का योग बना देता है। अब त्रिक भाव में जाकर के बैठे हुए हैं तो हो सकता है अष्टमपति सूर्य जो है वो मजबूत स्थिति में हो। अगर शुक्र वहां बैठे हैं जाकर के, कहाँ बता रहे हो आप, 8th हाउस में, तो सूर्य भी आगे पीछे ही होंगे, वो देखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, पंचमेश और सप्तमेश का आमने सामने होना या युद्ध होना प्रेम विवाह का योग बना देता है। अच्छा, इस पे एक कमेंट ममता देवी जी का भी है कि वो सब कुंडली फेक होती हैं जो इंटरनेट पर अवेलेबल होती है 90%। देखिए, इन्होंने भी लिखा हुआ है। लेकिन अगर किसी के चार्ट में ऐसा कॉम्बिनेशन है तो लव मैरिज हो सकता है, अगर ऐसा इंसान दूसरे धर्म में या फिर इंटरकास्ट या फिर विदेश में उसे प्रेम हो जाए या फिर विदेशी लड़का लड़की से प्रेम हो। बट राघव चड्ढा हैज यूएस रेसिडेंसी, आई होप सो। आई डोंट थिंक कि उनके पास में यूएस की रेसिडेंसी है, क्योंकि यूएस की अगर रेसिडेंसी होती तो पॉलिटिक्स में एक्टिव नहीं हो सकते। और कुंडली फेक होती है इंटरनेट पर, बिल्कुल कुंडली फेक होती है इंटरनेट पर। अगर सेलिब्रिटीज की कुंडली आप देखें तो 90% फेक होती है, 10% ही पॉसिबिलिटीज है कि सही हो। तो बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है इन्होंने। और देखिए, इंटरकास्ट मैरिज के लिए अलग नियम होते हैं। हाँ, त्रिक भाव यदि उसमें इन्वॉल्व हो तो इंटरकास्ट की बात की जाती है, परंतु वो पापक ग्रहों के संबंध से ज्यादा बनता है। और दिशा का भी उसमें योग होता है। और विदेश में प्रेम हो जाए तो उसके अलग योग होते हैं। अष्टम भाव इन्वॉल्व हो तो बिल्कुल पॉसिबिलिटीज बनती हैं, तो देखा जाता है। लेकिन ये पूरी जन्म कुंडली को देखना होगा, दो योगों से या दो ग्रहों से तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ना, अपना पवंश इत्यादि भी देखना पड़ेगा। अगला प्रश्न है ऋतिक कुमार राय जी का। इन्होंने लिखा है, जब किसी इंसान को बिजनेस पार्टनर बनाना हो या फिर किसी जगह ऑफिस खोलना हो या बिजनेस का नाम रखना हो तो हम लोग अपनी नाम राशि से 11th राशि का चुनाव करते हैं, ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट को एग्जाम क्लियर करना हो तो क्या वो अपने नाम राशि से 6th राशि के नाम वाले टीचर से जुड़ जाए तो कहाँ, तो क्या ये काम करेगा? देखिए, एग्जाम यदि क्लियर करना है तो सबसे पहले पढ़ाई करनी पड़ेगी। टीचर की महत्ता बस उसमें इतनी ही होती है। देखिए, सबसे पहले तो टीचर की
की इंपॉर्टेंस आप क्या समझते हो आपकी लाइफ में? टीचर आपको गाइड करता है, गुरु जो कि आपको रास्ता दिखा देता है, अंधकार से आपको प्रकाश की ओर ले जाता है। हाँ, ये ज़रूर है कि यदि अच्छा टीचर आपको मिल जाए तो आपके सामने एक जो पाथ है वो क्लियर होता है। जब पाथ आपका क्लियर होता है तो आप उस पर चलते हो, लेकिन चलना तो आप ही को पड़ता है ना। तो सबसे पहले तो आपकी कुंडली में योग होने चाहिए। टीचर आपको कैसा भी मिले, प्रिपरेशन आपकी होनी चाहिए। फिर बात आती है कि सही दिशा में प्रिपरेशन हो तो उसका आउटपुट मिल जाता है। लेकिन आपको दिशा तो दिखा दी जा रही है, लेकिन आप प्रिपरेशन ही नहीं कर रहे हो, तो पहले आपकी जन्म कुंडली में कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने के योग होने चाहिए। उसके बाद में बात आएगी, देखिए टीचर से आप कोई बहुत वैसा संबंध नहीं बनाने जा रहे हो, बस आपको उसका नॉलेज ग्रहण करना है और ज्ञान किसी भी नाम राशि वाले से मिले ले लेना चाहिए, उससे आपका फायदा ही होता है। यदि वो शिक्षक बना हुआ है, यदि वो टीचर है, अगर उसने अपना इंस्टीट्यूट वगैरह खोला हुआ है तो कहीं ना कहीं नॉलेजेबल तो वो होगा ही। ऐसे तो बैठ नहीं जाएगा, ऐसे तो लोग उसके पास आ नहीं जाएंगे। तो छठे भाव से ना जुड़े, पंचम या नवम से जुड़े तो वो ज्यादा फेवरेबल होगा। लेकिन इस चीज में आप ये नाम राशि वाला कॉन्सेप्ट ना लगाएं तो वो ज्यादा फेवरेबल है, क्योंकि टीचर से आप जुड़ करके कुछ सीखना चाह रहे हो, ना कि आपको वहां इनकम जनरेट करनी है कुछ ऐसी चीजें। तो अगर ये नियम आपको लगाना ही है तो फिफ्थ या नाइन्थ हाउस को देखिए, सिक्स हाउस को मत देखिए। सिक्स हाउस को देखेंगे तो कहीं ना कहीं उनके साथ में आपकी बनेगी नहीं, वहां पर एक कनेक्शन भी होता है। तो ये इस हिसाब से देखें। लेकिन सबसे पहले यदि आपकी जन्म कुंडली में कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्लियर करने का योग है तो कोई भी टीचर आपको पढ़ाए, मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ, मेरे पास भी आते हैं ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब में उच्च पद पर बैठे हुए हैं और सेल्फ स्टडी से ही उन्होंने उस जॉब को अटेन किया है। तो ठीक है, आप इस तरह से देखें जो मैंने आपको बताया। अगला प्रश्न जो है यह है ममता देवी जी, इन्होंने लिखा है पुष्य नक्षत्र नक्षत्रों का राजा है ऐसा क्यों, और जब लग्नेश पुष्य नक्षत्र में हो 159 10 11th में तो ये कैसा फल देगा। देखिए सबसे पहले तो यदि लग्नेश पुष्य नक्षत्र में बैठे हुए हैं तो ये व्यक्ति को भावुक बना देते हैं, क्योंकि कर्क राशि के अंतर्गत ये नक्षत्र आता है। ठीक है, तो जब लग्नेश चंद्रमा के घर में जाएंगे तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के व्यक्तित्व में थोड़े से इमोशंस होंगे। पुष्य नक्षत्र स्पिरिचुअलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा माना जाता है, जल तत्व की राशि में आता है क्योंकि, तो ये अच्छा है। लग्नेश का केंद्र या त्रिकोण में बैठना 159 10 11 जो आपने बताया, या 11वें भाव में भी अच्छा माना जाएगा, इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। हाँ, मंगल यदि जाकर के नीच राशि में बैठ रहे हैं पुष्य नक्षत्र में तो थोड़ा सा हमको वहां विचार करना पड़ेगा। बाकी लग्नेश का इन भावों में जाना और पुष्य नक्षत्र में बैठना कहीं ना कहीं व्यक्ति के आध्यात्मिक उत्थान के लिए भी अच्छा है और धन धान्य से भी उस व्यक्ति को समृद्ध बना देता है, तो इसको तो अच्छा ही माना जाएगा। और पुष्य नक्षत्रों को नक्षत्रों का राजा क्यों कहा गया है? देखिए सबसे पहली चीज तो अगर आप इसको आध्यात्मिक कहानी से जुड़े तो भगवान श्री राम का जन्म नक्षत्र पुष्य नक्षत्र ही था, इसलिए नक्षत्र का राजा बोल दिया गया। सिंपल सा आंसर ये हो सकता है। ये नक्षत्र मेनली धन और समृद्धि का प्रतीक है। पुष्य नक्षत्र की जो आप बात कर रहे हो, ये धन समृद्धि साथ ही साथ ज्ञान का भी प्रतीक है। तो जहां ज्ञान हो, जहां धन हो, वहां समृद्धि अपने आप हो जाएगी। इसीलिए ग्रहों का राजा बोला गया है पुष्य नक्षत्र को, क्योंकि ये सबका समावेश है। इस दौरान आपने सुना होगा कि कोई भी कार्य यदि शुरू किया जाए तो वो शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। जैसे गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र मिल जाए तो गुरु पुष्य योग, रविवार के दिन मिल जाए तो रवि पुष्य योग। तो ये नक्षत्र को बहुत शुभ माना गया है और अत्यधिक शुभ होने के चलते, क्योंकि ये ज्ञान समृद्धि धन सब कुछ प्रदर्शित करता है, इसको नक्षत्रों के राजा के रूप में देखा जाता है। और भी बहुत से इसमें कारण होते हैं। गुरु और शनि का प्रभाव माना जाता है। शनि का ये नक्षत्र है, गुरु इस नक्षत्र के अधिष्ठाता होते हैं। गुरु जो है वो धर्म के कारक है, शनि विरक्ति और आध्यात्म के कारक है, तो इनका मेल बनता है। तो इस कॉम्बिनेशन को बहुत अच्छा माना जाता है। आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऐसा व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चल करके धन अर्जित करता है और उस धन से दूसरों की सहायता भी करता है, यदि पुष्य नक्षत्र का प्रभाव उस व्यक्ति पे हो तो इसलिए इसको फेवरेबल माना जाता है। कुछ ऋषियों के मत में लक्ष्मी के वास के रूप में भी इसको देखा गया है कि माता लक्ष्मी का जन्म जो हुआ था, लोग कहते हैं कि इसी नक्षत्र में हुआ था। तो अलग अलग मान्यताएं हैं। अगला प्रश्न जो है ये है निवेदित आशा जी, इन्होंने एक शॉर्ट वीडियो पे कमेंट किया है। इन्होंने लिखा है कि कन्या लग्न में दशम भाव में बुध केतु शुक्र शनि युति है, आपका बताया हुआ नियम लागू होगा। वो धन भाव वाला वीडियो जो आप बोल रहे हो तो नहीं, वो उसमें नहीं था। वो ऐसा है कि कन्या लग्न की कुंडली के सेकंड हाउस में यदि शुक्र केतु की युति हो तो ये धन योग है। आपके केस में भी वो वाला योग लागू नहीं होगा, लेकिन बुध केतु शनि शुक्र का 10th हाउस में बैठे हैं तो धन की स्थिति अच्छी होगी। लेकिन जिस वीडियो पे आपने कमेंट किया है वो योग उसी तरह से बनेगा जिस तरह से उस वीडियो में बताया गया है कि कन्या लग्न की कुंडली के द्वितीय भाव में शुक्र और केतु की युति हो तो ये व्यक्ति को महाधनवान बना देती है। तो धनवान योग तो है आपकी कुंडली में, धन इत्यादि है, लेकिन वो जो सूत्र था वो इस सूत्र के जैसा फल नहीं दे पाएगा। तो प्रिय दर्शकों, इतने ही प्रश्नों को द एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 130 के लिए सिलेक्ट किया गया था और इतने ही प्रश्नों के जवाब को लेकर के आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों के प्रश्नों के जवाब मैंने इस कार्यक्रम के माध्यम से दिए वो सभी लोग संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो इस वीडियो को लाइक करें,
साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप भी अपने प्रश्न को इस कार्यक्रम में सम्मिलित कराना चाहते हैं तो अपने नाम के साथ में अपने स्पेसिफिक प्रश्न को इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।